हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस लागू हो गई है उसमें एफआईआर से लेके जजमेंट तक की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सेक्शन वाइज उसको देखेंगे और साथ में सीआरपीसी में उसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न थे, कौन कौन सी धाराएं थी, वो भी साथ में देखेंगे। अपना समय बचाने के लिए मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे उसी को पीडीएफ बना के इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की स्टेजेस जो हैं समझ में आ जाएंगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग की मुख्यतः 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, दूसरी होती है इंक्वायरी एंड थर्ड होती है ट्रायल। यहाँ मैं शब्दों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये मान रहा हूँ कि आप एलएलबी कर चुके हैं और सीआरपीसी पढ़ चुके हैं और इंक्वायरी, ट्रायल इन सब शब्दों से परिचित हैं। अब देखिए, अ क्राइम इज़ कमिटेड, शुरू करते हैं। कोई अपराध गठित हुआ। पहले हम लोग देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल अगर है तो उसकी पहले धारा थी 155, अब हो गई है 174। तो इसमें क्या रहता है, असंज्ञेय मामलों में इत्तिला का सार, जिसे रपट अथवा घटना का सार कहते हैं, रोज़ नामचे में लिखा जाएगा और इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए पुलिस बोलती है। इसको एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। असंज्ञेय मामलों में पुलिस द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किया गया अन्वेषण अवैध व शून्य होता है। मजिस्ट्रेट यदि आदेश दे देता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी, परंतु किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ता है। ये असंज्ञेय अपराधों के लिए है। अब देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी सेक्शन पहले 154 थी, अब जो है 173 में इसकी कंप्लेन होगी। संज्ञेय मामलों में बाध्यकारी रूप से इत्तला को लेखबद्ध किया जाएगा। पुलिस के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो एफआईआर लिखेगी ही लिखेगी। एफआईआर जो होती है ये गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होता है जिसमें पुलिस डिटेल्स लिख लेती है और पुलिस रोजनामचे में रपट घटना का सार भी लिखेगी। पुलिस के पास एक डायरी होती है, रोजनामचा बोलते हैं उसको, उसमें घटना का सार लिखेगी। यदि मामला दूसरे थाने का है तो 0 एफआईआर में इत्तिला को लेखबद्ध कर संबंधित थाने को भेज दिया जाएगा। किसी और थाने में अगर रिपोर्ट लिखवाना चाहता है तो वो वहाँ भी लिखवा सकता है। फिर उस थाने का और जिस थाने में घटना हुई है उसको ट्रांसफ़र कर देता है वो, जिससे जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिल सके और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो सके। नो मजिस्ट्रेट परमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट। ये संज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर किस्म के होते हैं, इसलिए इसमें मजिस्ट्रेट से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात, तफ्तीश, अन्वेषण भी बोला जाता है। अन्वेषणकर्ता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिन प्रतिदिन की अन्वेषण कार्रवाई को केस डायरी में लेखबद्ध करेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक केस डायरी होती है, उसमें जो है क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या उस ऑफिसर ने किया, वो सब लेखबद्ध करना पड़ता है। उसके बाद देखिए एफआईआर की 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी जो एफआईआर होती है उसकी 3 कॉपी बनाई जाती है। एक तो जिसने एफआईआर किया है उसी को दे दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लेनेंट या परिवादी। दूसरा क्या होता है, मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, उस थाने के का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको भेज दी जाती है। ये जो कॉपी भेजी जाती है इसको बोला जाता है अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट कुछ और नहीं होती है, वही एफआईआर की कॉपी ही होती है, उसी को मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। तो इसको कहा जाता है कि क्या घटित हुआ, अकरेंस जो घटित हुआ है अपराध, उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। और तीसरी जो कॉपी होती है एफआईआर की वो थाने में ही रहती है। देखिए अकरेंस रिपोर्ट के लिए लिखे हैं
इन अकरेंस रिपोर्ट पुलिस विल से दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट और नॉट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नहीं करेगी, अकरेंस रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना पड़ता है पुलिस को। विद अकरेंस रिपोर्ट पुलिस सेंड एन इंडोर्समेंट टू स्टेट वेदर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग और नॉट। पुलिस जो है ये इंडोर्समेंट भेजती है, मतलब बताती है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके आगे अभी देखते हैं, ज़रा सा ये देख लीजिए। कुछ स्टेट में 4 प्रतियां भी बनती हैं, एक कंप्लेनेंट को दी जाती है, एक मजिस्ट्रेट को, एक थाने में रहती हैं, और एक जो है उस एरिया के एसपी को भेज दी जाती हैं। अब देखिए, नॉट फाइंडिंग समथिंग सब्सटेंटिव। अब पुलिस ने क्या किया, एफआईआर तो लिख ली, लेकिन जो है कुछ सब्सटेंटिव मूलभूत कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली, तो उसने कहा कि कुछ मूलभूत नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा। पुलिस डिनाइज टू इन्वेस्टिगेट, मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 159। अगर पुलिस ये बोल देती है कि कुछ मामला है नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो मजिस्ट्रेट भी आदेश कर सकते हैं कि नहीं तुम इन्वेस्टिगेट करो, या अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बोलते हैं तो खुद ही इंक्वायरी बिठा लेते हैं, और जो कंप्लेनेंट वगैरह होते हैं उनसे सबूत मंगाना शुरू कर देते हैं कि आप ही सबूत दीजिए कि अपराध हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये 159 में करते थे, अब ये 178 में करेंगे। FIR is the first basic document in a case on the basis of which investigation will proceed। FIR ही वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है तब क्या क्या करती है, पहले तो जो गवाह लोग होंगे उनके जो है बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये पहले 161 में होता था, अब 180 में होगा। इट इज़ गिवन टू मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द चार्ज शीट। ये जो बयान होते हैं इनको जो है मजिस्ट्रेट को दिया जाता है चार्ज शीट के साथ। ये आगे की बात है, लेकिन अभी ये हमने लिख दिया है। कलेक्टिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, फोरेंसिक और एनी अदर काइंड ऑफ एविडेंस विच आर डॉक्यूमेंट्री इन नेचर। सारे एविडेंस कलेक्ट करेगी, गवाहों के बयान लिखेगी, सारे एविडेंस कलेक्ट करेगी। रिकॉर्डिंग कन्फेशन स्टेटमेंट्स, मतलब अगर कोई गुनहगार है वो खुद ही कबूल कर रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन अगर कोई गुनहगार खुद ही कबूल कर रहा है तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने, अंडर सेक्शन 164। अब जो है 183 में ये रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति होता है, विक्टिम, उसके भी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो वो 164 में कराए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द। इसमें देखिए लिखा है JMSC इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 164। ये जो विक्टिम और अक्यूज्ड के बयान होते हैं, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर नहीं होती इनके बयान रिकॉर्ड करने के, मतलब JMFC की ही होती है। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जब ये सब चीज़ें पुलिस कलेक्ट कर लेती है उसके बाद वो 173 की रिपोर्ट लगाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब वो रिपोर्ट किस में लगेगी, 193 में। अंडर सेक्शन 173 पुलिस फॉरवर्ड अ रिपोर्ट कॉल पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट में अगर वो पाती है कि अपराध किया है अभियुक्त ने तो चार्ज शीट लगाती है, अगर पाती है कि नहीं किया है तो क्लोज़र रिपोर्ट लगाती है। इट कुड एंड विद द पुलिस आस्किंग द कोर्ट टू समन द अक्यूज्ड एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। अगर अक्यूज़ ने कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं किया है
कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, तो समन दे के बुलाती हैं कोर्ट। तो इसमें यही लिखा है, इट कुड एंड विद पुलिस आस्किंग द कोर्ट टू समन द अक्यूज्ड। मतलब पुलिस रिपोर्ट में पुलिस कहेगी कि समन दे के अक्यूज़ को बुला लिया जाए, अगर वो जेल में नहीं है, मतलब बाहर है तो, क्योंकि जेल में है तब तो बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एंड प्रोसीड विद ट्रायल, और फिर उसका ट्रायल शुरू किया जाए। बट इट कुड एंड विद द पुलिस क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये भी हो सकता है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन क्लोज करे और कहे कि दैट नो मटेरियल एविडेंस आर फोर्थकमिंग, कोई मूलभूत कोई ज़रूरी एविडेंस नहीं मिल पा रहा है टू जस्टिफाई इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एंड देयरफॉर वी आर आस्किंग द कोर्ट टू क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, और इसलिए हम न्यायालय से ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को बंद करा दिया जाए। ये पुलिस इसमें लिख के देगी 173 की रिपोर्ट में। देखिए यहाँ पे लिखे हैं फाइनल रिपोर्ट। चार्जशीट का मतलब क्या रहेगा, क्राइम अकर्ड एंड हैव गॉट सफिशेंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, मतलब अपराध हुआ भी है और हमें पर्याप्त सबूत भी मिल गए हैं। और अगर पुलिस जो है क्लोज़र लगाती है, क्लोज़र रिपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली, क्राइम अकर्ड बट हैव नॉट गॉट सफिशेंट एविडेंस, अपराध हुआ तो है लेकिन सबूत नहीं मिल पाए हैं उसके कोई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, क्राइम अकर्ड बट हु डिड इट इज़ अननोन। मान लीजिए ट्रेन में किसी की लाश पाई गई, तो पता ही नहीं चलता है कि किसने मारा, तो पुलिस क्या कहेगी मजिस्ट्रेट साहब से कि क्राइम हुआ तो है लेकिन किसने मारा ये हमें नहीं पता चल पाया है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि पुलिस कहे कि नहीं, नो ऑफेंस अकर्ड, अपराध हुआ ही नहीं था। जैसे कई लोग होते हैं बीमा वगैरह कराए रहते हैं और कहते हैं कि हमारा ये चीज़ चोरी हो गया, वो चीज़ चोरी हो गया, बाद में पता चलता है वही छुपा के रखे रहते हैं। तो नो ऑफेंस अकर्ड हुआ था, तो इसमें जो है फॉल्स एफआईआर फाइल्ड की गई थी, ये भी पुलिस लगा सकती है कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, फॉल्स एफआईआर डाली गई थी। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट जो होती है 173 था पहले, अब क्या हो गया है 193। तो 193 में जो पुलिस रिपोर्ट लगती है वो क्लोज़र या चार्जशीट में लग सकती है, अभी हमने पढ़ा। अब इसमें जो है क्लोज़र अगर लगाती है पुलिस, तो मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। मजिस्ट्रेट में एक्सेप्ट क्लोज़र, या तो एक्सेप्ट कर लिया तो केस वहीं पे क्लोज़ कर दिया कि हाँ अपराध नहीं हुआ या एविडेंस नहीं है, जो भी पुलिस की फाइंडिंग होती है उसी के आधार पे केस क्लोज़ कर देता है कि आगे ना इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कहेगा कि नहीं अभी हो सकता है कि कुछ मिल जाए सबूत, जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये मजिस्ट्रेट 156(3) में कहता था, अब जो है 175 में कहेगा। या फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिजेक्ट्स क्लोज़र एंड एक्सेप्ट्स प्रोटेस्ट पिटीशन। जैसे कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है कहती है कि कोई अपराध नहीं हुआ, व्यवहार में जैसे अक्यूज़ वगैरह से अगर पैसे मिल गए या इन सब आधारों पे, या वाकई में कोई ऐसी सही परिस्थितियां हैं कि पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिल पाया, तो लेकिन अपराध तो हुआ रहता है। तो जो पीड़ित रहता है, अगर पुलिस क्लोज़र लगा रही होती है कि आगे इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए या ट्रायल ना किया जाए, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में पुलिस की जो है क्लोज़र के ख़िलाफ़, कि नहीं अपराध हुआ है, इसकी जो है और इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल किया जाए, हम सबूत लाएंगे, या ऐसा कुछ कह के प्रोटेस्ट पिटीशन डाली जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट फाइंड्स सफिशेंट मटेरियल इन क्लोज़र रिपोर्ट टू जस्टिफाई समन। पुलिस ने तो कहा कि ये सब चीज़ें मिली हैं और जो है इनके आधार पे कोई मामला नहीं बनता, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें से ही कोई चीज़ ऐसी ढूंढ ली कि उनको लग रहा नहीं मामला तो बन रहा है, तब फिर जो है वो समन करके बुला सकती हैं, या जो जेल में अक्यूज़्ड है उस पर ट्रायल शुरू कर सकती हैं। तो पुलिस रिपोर्ट में क्लोज़र और चार्जशीट 2 चीज़ें डलती हैं। अब मान लीजिए चार्जशीट डला,
चार्जशीट डला या क्लोज़र डला, इन दोनों ही स्थितियों में जब मजिस्ट्रेट ये कंफर्म कर लेता है कि नहीं इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी, केस शुरू किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। वहीं पे मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं। ये 190 में लेते थे पहले, अब 210 में लेंगे। अब कॉग्निजेंस लेने का एक और तरीका होता है, जैसे कई बार पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखती है तो वो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट की जाती थी सेक्शन 200 में पहले, अब जो है 223 में होगी। बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट में सेंड दैट कंप्लेंट टू पुलिस with direction to lodge an FIR and investigate the case under section 156(3)। मजिस्ट्रेट साहब को डायरेक्ट अगर कंप्लेंट की गई है तो भी मजिस्ट्रेट साहब 156(3) में पुलिस को ये डायरेक्शन दे देंगे कि FIR फाइल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, क्योंकि पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। तो जैसे ही पुलिस FIR लिख देगी तो ये भी एकदम नॉर्मल केस की तरह पुलिस रिपोर्ट पे ही संस्थित माना जाएगा, मतलब चार्जशीट या क्लोज़र डालेगी पुलिस। अब देखिए, when magistrate starts examining complainant and his witnesses, it means magistrate has taken the cognizance under section 200। सेक्शन 200 क्या है? वही कंप्लेंट का, जो अब हो गया है 223। तो 223 में अगर किसी ने कंप्लेंट दी है और मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को जो है एग्ज़ामिन करने लगे हैं कि हाँ बताओ भाई क्या क्या हुआ, अच्छा कुछ सबूत है, कोई गवाह है लाओ, तो जैसे ही ये मजिस्ट्रेट शुरू करते हैं इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। एंड इफ़ ही थिंक्स फिट ही में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायर हिमसेल्फ, या तो पुलिस को बोल देंगे कि इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट डालो, या खुद ही इंक्वायरी करने लगेंगे कि कंप्लेनेंट कह रहा है कि नहीं हमारे पास पर्याप्त सबूत है, इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब सीधे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है लाओ तुम ही एविडेंस लाओ। तो ये इंक्वायरी शुरू कर देते हैं आफ्टर पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस मतलब वही कि समन का मामला है तो समन दे के बुला लिया, नहीं तो गिरफ़्तार करवाना है तो वारंट दे के गिरफ़्तार करवा लिया, यही सब। तो ये सारी चीज़ें रोक के कि अभी हम समन और वारंट नहीं इशू कर रहे हैं, पहले जो है खुद ही इंक्वायर कर ले रहे हैं कि सही में मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये इशू ऑफ प्रोसेस को जो है रोक के एक इंक्वायरी कर ली जाती है, और अगर मामला बन रहा होता है तो फिर इशू ऑफ प्रोसेस कर दिया जाता है। इशू ऑफ प्रोसेस 204 में किया जाता था कॉग्निजेंस लेने के बाद। जैसे अगर पुलिस ने रिपोर्ट डाली है चार्जशीट वगैरह, तब तो कॉग्निजेंस के पास सीधे इशू प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कंप्लेंट केस है अगर, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद थोड़ी सी इंक्वायरी करते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि सही में मामला बन रहा है कि नहीं। अगर लगता है उनको कि हाँ केस बन रहा है तब इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं। पहले 204 में करते थे, अब 227 में करते हैं। और अगर मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं कोई मामला नहीं बन रहा तो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर देते हैं, मतलब जो कंप्लेंट केस आया था उसको जो है डिसमिस कर देते हैं। 203 में पहले करते थे, अब 226 में करते हैं। अब देखिए इशू ऑफ प्रोसेस होने के बाद क्या होता है। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों पार्टीज़ को सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला हम ही देख सकते हैं, हम ही विचारण कर सकते हैं मामले का, तो खुद ही करता है। और नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें उसकी पावर नहीं है उतनी सज़ा देने की, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है वो उसको मामला भेज देता है। इसको बोलते हैं कमिटेंस करना, कमिट कर देता है उस कोर्ट को जिस कोर्ट की पावर होती है उसको सज़ा देने लायक। उसके बाद कमिटेंस के बाद केस शुरू हो जाता है जिस भी न्यायालय में जाता है। फिर एलिगेशन ऑन अक्यूज्ड एंड स्टेट सपोर्टिंग एविडेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्यूज के ख़िलाफ़ जो भी एविडेंस होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, और अक्यूज के ख़िलाफ़ ये बोला जाता है कि ये अपराध इन्होंने किया। अच्छा, कमिटेंस की जो है सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 209 पहले था, अब जो है 232 हो चुका है।
इफ़ कोर्ट डज नॉट गेट कन्विंस्ड देन डिस्चार्ज। मान लीजिए स्टेट ने जो है, स्टेट का मतलब वही सरकारी वकील ने जो पीड़ित की तरफ से लड़ता है, अगर अपने एविडेंस वगैरह दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था और अभी ये ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, अभी खाली प्री ट्रायल की स्टेज है, कि कोर्ट खाली ये देख रही है, इंक्वायरी की स्टेज है कि मामला सही में हुआ भी है या नहीं और एविडेंस वगैरह पर्याप्त हैं भी कि नहीं, क्योंकि कोर्ट का समय बहुत ही कीमती है। वो ऐसे केस में ट्रायल की स्टेज पे नहीं जाती जिसमें बहुत ज़्यादा केस में दम ना हो। तो वो केस शुरू करने के पहले ही अगर केस में दम नहीं है, बहुत कमज़ोर केस है या झूठा केस है, तो वहीं पे अभियुक्त को छोड़ देती है। तो अगर यहाँ पे कमिटेंस के बाद, एविडेंस लेने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, केस नहीं बन रहा है अभियुक्त के खिलाफ़, तो कोर्ट जब छोड़ती है तो इसको कहते हैं देन डिस्चार्ज। इस स्टेज पे जब छोड़ा जाता है अक्यूज्ड को तो कहा जाता है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अगर नहीं छोड़ा गया तब क्या होगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अक्यूज्ड के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे कि आपने ये अपराध किया है, आपने ये अपराध किया है, आपने ये अपराध किया है। और जैसे ही आरोप लगाए जाते हैं अक्यूज्ड पे, उसके बाद न्यायालय पूछती है डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आपको अपने गुनाह कबूल हैं? कन्विक्शन ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी, मान लीजिए अक्यूज़ कहता है कि हाँ मुझे कबूल है, तो यहीं पे कन्विक्ट करके जेल भेज दिया जाएगा, केस डिसाइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं या बड़े आदमी होते हैं तो उनके नौकर वगैरह अपने मालिक का गुनाह कबूल कर लेते हैं, या पुलिस कभी कभी मार पीट के या धमकी से ये सब करके गुनाह कबूल करवा देती है अक्यूज्ड का। तो ऐसा अगर न्यायालय को लगता है तो क्या करेगी न्यायालय? ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्ली ऑफ गिल्टी ऑफ द अक्यूज्ड। कोर्ट ये रिजेक्ट भी कर सकती है कि नहीं, हम ट्रायल करेंगे, तुम्हारा जो है गुनाह कबूली जो है, गुनाह जो तुमने कबूल किया है उसको हम नहीं मानते हैं। और सरकारी वकील से कहेगी कि तुम साबित करो कि ये गुनहगार है। तो इस कंडीशन में कोर्ट जो है आगे बढ़ सकती है। या अक्यूज़ कह रहा है कि नहीं मैं बेगुनाह हूँ, तब भी कोर्ट जो है आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो विक्टिम होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसकी तरफ से सरकार केस लड़ रही होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस एग्जामिनेशन, उनके जो एविडेंस होते हैं उनका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है कि ये सही, ये एविडेंस सही है कि नहीं, ये एविडेंस सही है कि नहीं, ये एविडेंस साबित कर रहा है कि नहीं। तो ये सब शुरू हो जाता है। और अगर इस स्टेज पे पर्याप्त एविडेंस नहीं मिलते हैं तो बाकी कोर्ट तो नहीं, लेकिन जो सेशन कोर्ट होती है वो अक्विट कर सकती है। इसको जो है सेशन कोर्ट की पावर बोलते हैं, कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस एग्जामिनेशन की स्टेज के जस्ट बाद 232 में कोर्ट ऑफ सेशन अक्विट कर सकती थी। तो ऐसे एक्विटल को अब जो है 255 में डाला गया है। और मान लीजिए नहीं एक्विट की तो आगे क्या होगा? फिर डिफेंस एविडेंस एग्जामिनेशन, अभी प्रोसिक्यूशन का हुआ, उसके बाद फिर जो गुनहगार है, जो अक्यूज्ड है, वो अपने एविडेंस लाएगा कि नहीं नहीं साहब मैं बेगुनाह हूँ, ये देखिए मेरे एविडेंस। अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज़ रिकॉर्डेड। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है तो एक स्टेज होती है, 313 के बयान लिए जाते हैं। न्यायालय पूछती है, जैसे प्रोसिक्यूशन ने बताया कि 4 बजे घर पे आए, 6 बजे हमको मारा, तो ऐसे एक एक स्टेज पे एक एक बात को अभियुक्त से पूछा जाता है कि ये तुम्हें बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो इन सब के बारे में एक एक करके बताओ। तो उसको बोलते हैं बयान मुल्जिम। 313 के बयान होते हैं, अब जो है 351 में होंगे। तो ये क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, अक्यूज्ड गेटिंग अ चांस टू रिफ्यूट द प्रोसिक्यूशन इनक्रिमिनेटरी एविडेंस स्टेप बाय स्टेप। भाई एक एक करके अक्यूज बोलता है कि नहीं साहब ये भी गलत बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं सही बोल रहे हैं।
तो इसको बयान मुल्जिम बोलते हैं 313। स्टेटमेंट हियर कैन नॉट बी यूज टू इंक्रिमिनेट हिम बट कैन बी यूज इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। यहाँ पे जो बयान होते हैं मुल्जिम द्वारा दिए जाते हैं, उस टाइम वो जो बोल रहा है, मान लीजिए कोई ऐसी बात बोल दिया जो उसी के खिलाफ़ हो जाए, तो उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए उसे जो है सज़ा नहीं दे दी जाएगी कि नहीं तुमने ये किया है, तुमने कबूल कर लिया है, उसी के आधार पे जो है उसको सज़ा नहीं दे दी जाएगी। तो मान लीजिए ये स्टेज हो गई 313 की कि उससे पूछा गया। अब पूछने के बाद कोर्ट कहेगी कि अच्छा ठीक है, तुम मना कर रहे हो कि नहीं नहीं तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, अच्छा अब लाओ अपने एविडेंस दे दो। तो डिफेंस एविडेंस एग्जामिनेशन, डिफेंस अपने एविडेंस देगा और जो है प्रोसिक्यूशन उसको जो है एग्जामिन करेगा। ये सब होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है। दोनों लोगों के एविडेंस एग्जामिन हो गए। अब दोनों साइड के वकील जो है बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, अपने अपने पक्ष रखते हैं दोनों लोग। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देता है, या तो उसको दोषी करेगा या तो दोष मुक्त करेगा, एक्विटल और कन्विक्शन। यहाँ पे केस डिसाइड हो जाता है। इसके बाद एक स्टेज और होती है, वो सज़ा देने की स्टेज होती है। सज़ा देने में कोर्ट जो है दोनों पक्षों के वकील को सुनता है कि अभियुक्त के आरोप तो सिद्ध हो गए हैं, एक्विट हो गया तब तो छूट ही गया, मान लीजिए दोषी पाया गया, तो कोर्ट कहती है कि अब आइए सज़ा पे सुनते हैं आपको कि कितनी अभियुक्त को सज़ा देनी उचित रहेगी। तो इस पे भी दोनों साइड के वकील बोलते हैं और उसके बाद कोर्ट जो है एक डिसीजन ले लेती है कि इतनी सज़ा दी जा रही है और जजमेंट अपना दे देती है, केस क्लोज हो जाता है। तो आई होप आपको ये एफआईआर से लेके जजमेंट तक की प्रक्रिया भी समझ में आई होगी और पुराने और नए सेक्शन जो थे उनसे भी आप काफ़ी हद तक परिचित हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।